हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा चल रहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम पे या मुग़ल के पतन के टाइम पे भारत की स्थिति क्या थी, ब्रिटिश साम्राज्य कैसे अपने पैर पसार रहा था। तो देखिए, सबसे पहले मुग़ल का पतन के कारण देखे थे हमने कि भी आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं थी, जागीरदारी संकट थे। ठीक है, अमीरों ने किसानों पर दबाव बनाया जिसकी वजह से अपनी जागीर से अधिक आय प्राप्त करने लगे, किसानों का शोषण बढ़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर हमने देखा कि इनके पतन के मुख्य कारण क्या थे भाई, कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी का कोई निश्चित कानून ही नहीं था, संघर्ष हो रहे थे, शहजादों में युद्ध हो रहे थे, भाइयों में प्रतिद्वंदियों में आपस में हत्या हो रही थी और राज्य की शक्ति कमजोर हो रही थी। अमीरों की गुटबाजी हो रही थी, जैसे आपके अमीर गुटबाज हो गए, ईरानी हो गए और ये सब आपस में किंग मेकर्स थे, दोनों भाई जो सैयद बंधु। इन अमीरों के आपस में गुटबाजी हो रही थी, सेना की बिगड़ती स्थिति हो रही थी, विशाल साम्राज्य था, संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। औरंगजेब की जैसे धार्मिक नीतियां थी भाई, राजपूत सिख जाट मराठे ये सब मुगल सत्ता से नाराज होने लगे। औरंगजेब लगातार 27 वर्षों तक जब दक्कन में युद्ध लड़ रहा था भाई, दक्कन नीति की असफलता लगी हाथ में, ईरानी और दुरानी आक्रमण हुए, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के, कृषि व्यापार उद्योग में संकट आए, यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ। तो ये सब चीज़ क्या थे भाई, इनके पतन के मुख्य कारण थे। फिर अब हम देखते हैं कि उसके बाद हमने ये देख लिया था कि दो वर्गों द्वारा राज्य शक्ति की हिस्सेदारी क्या थी। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रीय समूहों का उदय हम पढ़ चुके थे कि कैसे कैसे हुआ था भी। स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर होने लगी तो मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय शक्तियां मजबूत होती गई। लगभग 1724 से लेकर 1754 के बीच कई प्रांत दिल्ली के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर हो गए। उनमें से राज्यों में 3 प्रमुख थे उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य कौन से थे, एक बार मैं आपको बता दूं उत्तराधिकारी राज्य, और इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। इनमें से भी राज्यों में जो स्वतंत्र हुए, इन राज्यों में आपके जैसे थे हम थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। जैसे आपके पहले थे उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य जो स्वतंत्र हुए वो कौन कौन से थे, वो थे आपके हैदराबाद, बंगाल और अवध। ये क्या थे, ये उत्तराधिकारी राज्य थे। जिन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित किया वो कौन से थे, स्वतंत्र राज्य कौन से थे, जो पहले से ही कुछ हद तक स्वतंत्र थे और मुगल सत्ता के कमजोर होने पर और मजबूत हो गए। जैसे आपका मैसूर था, केरल था और राजपूत राज्य था। विद्रोहियों द्वारा स्थापित राज्य कौन से थे, यानी कि विद्रोह करके कौन से स्वतंत्र हुए थे, विद्रोही स्वतंत्र राज्य। विद्रोही स्वतंत्र राज्य जैसे आपके जिन्होंने मुगल सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करके अपने राज्य बनाए थे, वो जैसे आपका मराठा हो गया और आपका पंजाब हो गया और आपका जाट राज्य हो गया। ये क्या कर रहे थे, ये विद्रोह कर रहे थे। अब उत्तराधिकारी जो राज्य थे, जो आपका हैदराबाद, बंगाल, अवध थे, ये मुगल साम्राज्य से अलग होकर विकसित हुए। इन राज्यों के शासकों ने प्रारंभ में मुगल सम्राट के प्रति औपचारिक निष्ठा तो बनाए रखी। ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे हम। इन्होंने जैसे आपका हैदराबाद हो गया, ये उत्तराधिकारी राज्य थे, इनके उत्तराधिकारी राज्यों की कंप्लीट आज हम देखेंगे। तो देखिए, जो ये हैदराबाद, बंगाल और अवध है आपका, ये मुगल साम्राज्य से अलग होकर विकसित हुए। इन राज्यों के शासकों ने प्रारंभ में मुगल सम्राट के प्रति अपनी औपचारिक निष्ठा बनाए रखी, लेकिन वास्तविक रूप से अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासन करने लगे। मुगल सत्ता कमजोर हुई, प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली हुए, प्रशासन पर स्वयं नियंत्रण स्थापित किया और धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य बन गए। उसमें आपका पहला था आपका हैदराबाद राज्य, जिसके संस्थापक बने थे आपके निजाम उल मुल्क आसफ जहां। कौन बने थे, हैदराबाद राज्य के निजाम उल मुल्क। इसका पूरा नाम क्या था, वैसे हम इसको नॉर्मल ऐसे ही बोलते हैं निजाम उल मुल्क, पर इसका पूरा नाम था निजाम उल मुल्क आसफ जहां। इसने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। कब की, 1724 में इसने आसिफ जहां की उपाधि धारण की और इसने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। निजाम उल मुल्क एक शक्तिशाली मुगल कुलीन था।
मुगल शाह से दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसको किसने किया था? मुगलों में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको सूबेदार नियुक्त किया था दक्कन का। बाद में उसने दक्कन में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। तो प्रशासनिक सुधार क्या किए भाई? निजाम उल मुल्क ने प्रशासन को पुनर्गठित किया, राज्य व्यवस्था को सरल और कारगर बनाया, राजस्व व्यवस्था को मजबूत बनाया और शक्तिशाली स्थानीय तत्वों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे क्या करोगे कि निजाम ने मुगल सम्राट के प्रति औपचारिक निष्ठा बनाए रखी, लेकिन व्यवहार में हैदराबाद काफी स्वतंत्र था। उसकी नीतियों में क्या था? इसकी नीतियों में आप देखोगे राजस्व, मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊंगी, पहले एक बार सुन लो स्टोरी। राजस्व सुधार था, जमींदारी पर नियंत्रण था, प्रशासनिक सुधार था, धार्मिक सहिष्णुता थी, यही इसका महत्वपूर्ण स्थान था। फिर हैदराबाद में आपके उत्तराधिकारियों का संघर्ष हुआ, जो हम करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद जैसे आपका फिर बंगाल आया, स्वतंत्रता की दिशा में चला। बंगाल ने भी धीरे धीरे दिल्ली के नियंत्रण में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। 1717 में मुगल सम्राट ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर बना दिया। बाद में उसने बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तो जैसे यहाँ पे आपके पहले मुर्शिद कुली खां आए, फिर सुजाउद्दीन आए, सरफराज खान आए, अलीवर्दी खां आए, जैसे आपके मुर्शिद कुली खां, और इनके बारे में भी हम कंप्लीट एक बार तो कर चुके हैं, एक बार और करेंगे। तो देखिए, बंगाल के नवाबों ने प्रशासन में स्थानीय लोगों को अवसर दिया था, हिंदू अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण पद दिए थे, राजस्व व्यवस्था को भी मजबूत किया था और जमींदारी व्यवस्था से राजस्व प्राप्त किया। यूरोपीय कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की बात करें तो नवाबों ने चंद्रनगर और कलकत्ता में फ्रांसीसी और अंग्रेजी गतिविधियों को नियंत्रण रखने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य और आर्थिक शक्ति बढ़ने लगी। फिर जैसे आपका अवध था, सादत खान बुरहान उल मुल्क इसका पूरा नाम था। क्या नाम था? अवध के संस्थापक का पूरा नाम सादत खान बुरहान उल मुल्क। 1722 में सादत खान को अवध का गवर्नर बनाया गया था और उसने अवध को धीरे धीरे स्वतंत्र शक्ति के रूप में विकसित किया। उसने प्रशासन और राजस्व व्यवस्था को मजबूत किया। अवध की स्थिति कैसी थी? अवध की भौगोलिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण थी, दिल्ली के निकट था, उपजाऊ क्षेत्र था, मजबूत कृषि थी और अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए अवध एक शक्तिशाली क्षेत्रीय क्षेत्र बन गया। तो देखिए, जो 3 उत्तराधिकारी राज्य थे, पहला था हैदराबाद, जिसके संस्थापक थे आपके निजाम उल मुल्क, जो 1724 में जिन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र बना दिया। बंगाल मुर्शिद कुली खां, 18वीं शताब्दी में इन्होंने स्वतंत्र बनाया। फिर आपके अवध के थे सादत खान, 1722 में इन्होंने बना लिया। ठीक है, तो ये 3 उत्तराधिकारी राज्य थे। तो हम क्या कह सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुई तो मुगल केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, प्रांतीय गवर्नरों की शक्ति बढ़ी और हैदराबाद, बंगाल और अवध जैसे उत्तराधिकारी राज्य क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार हुआ। मराठा, जाट, सिख आदि शक्तियों का उदय हुआ। यूरोपीय कंपनियों का हस्तक्षेप का अवसर बढ़ा और कर्नाटक युद्ध, प्लासी 1757 प्लस आपके जो अंग्रेजी राजनीति विस्तार था इनका ये हुआ। तो यही मुगल साम्राज्य के विघटन में ब्रिटिश राज्य की पूरी कड़ी है। तो समझ में आ गया आपका? तो एक बार हम देख लें इसके नोट्स। तो देखिए, जो ये आपका राज्य बना था, एक सेकेंड रुको, ये देखिए, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि क्या था, कैसे था सारा। अगर एक बार रीड करना है तो कर लीजिए मेरे साथ। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद दक्कन में मुगलों की शक्ति कमजोर हो गई। मुगल सूबेदार मीर कमरुद्दीन खान, जिसका नाम क्या पड़ा था? निजाम उल मुल्क, औरंगजेब ने इसको दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। इसका असली नाम क्या था? मीर कमरुद्दीन खान। 1724 ईस्वी में स्वयं को आशफ जहां की उपाधि धारण कर इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने अपनी राजधानी क्या थी? हैदराबाद थी। यह नाममात्र का मुगल सम्राट और अधीनता जिसने स्वीकार कर रखी थी, पर वास्तव में पूर्ण शासक था। उसके उत्तराधिकारी निजाम लंबे समय तक हैदराबाद में शासन कर रहे थे, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। वैसे ही आपका जो मुर्शिद कुली खां है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा अत्यंत समृद्ध प्रांत थे जिनकी आय बहुत अधिक थी। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। 1717 में उसने अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में रखी और राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने मुगल दरबार को भेजी जाने वाली राशि भी कम कर दी और शेष आय अपने पास रखी। वह नाममात्र मुगल सम्राट का अधिनायी था।
लेकिन उसने स्वतंत्र शासक भली भांति शासन शुरू किया। उसके उत्तराधिकारी जैसे सुजाउद्दीन थे, अलीवर्दी खान ने बंगाल को अधिक मजबूत बनाया। अवध सादत खान बुरहान उल मुल्क था। औरंगजेब ने सादत खान बुरहान उल मुल्क को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन 1722 में लखनऊ को राजधानी बनाया और स्वयं को नवाब वजीर कहा। उसने मुगल दरबार में भेजे जाने वाली धनराशि बहुत कम कर दी थी और शेष जो आय थी उस पे स्थानीय प्रशासन और सेना पर वह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट का अधिनायी कहलाया। ठीक है, जैसे आपका सादत खान थे, सफदरजंग थे, सुजाउद्दौला थे, आसफउद्दौला थे, इन राज्यों को और सुदृढ़ किया। तो अब हम देखते हैं कि स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों के उदय में जो आपके उत्तराधिकारी राज्य थे, इनमें आपके क्या रोल थे। तो देखिए, हमने एक चीज देखी कि जब मुगलों का विघटन हुआ तो उसके बाद प्रांतीय जो शासक थे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। इन राज्यों की श्रेणियां थी, जैसे आपके उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन से थे जो मुगल साम्राज्य के अधीन तो थे बट प्रांतों से निकलकर ये स्वतंत्र हुए, जैसे आपका हैदराबाद, बंगाल और अवध स्वतंत्र राज्य जिन्होंने मुगल सत्ता के कमजोर होने का लाभ उठाकर स्वतंत्र स्थिति बनाई, वो थे आपके मैसूर, केरल, राजपूत राज्य। और मुगलों के विरुद्ध विद्रोह से बने राज्य थे जिन्होंने मुगल सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करके अपना राज्य स्थापित किया, वो थे आपके मराठा, पंजाब और जाट राज्य। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद राज्य की। देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी के युद्ध, कमजोर बादशाह और प्रांतीय अधिकारियों की बढ़ती शक्ति के कारण केंद्र कमजोर होने लगा। इस समय दक्कन में एक बहुत शक्तिशाली मुगल अधिकारी था जिसका नाम था आपका निजाम उल मुल्क आसफ जाह प्रथम। ये एक योग्य प्रशासक और सेनापति भी था और दक्कन की राजनीति पर इसका मजबूत प्रभाव था। तो निजाम उल मुल्क को दक्कन क्यों मिला? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में निजाम उल मुल्क 1722 में क्या था, ये 1722 में आपका दक्कन में क्या बना, वजीर बनकर गया था। क्या था? वजीर बनाया गया इसको। लेकिन दिल्ली दरबार में लगातार षड्यंत्र और गुटबाजी की वजह से ये परेशान हो गया, इसलिए वह दिल्ली की राजनीति छोड़ वापस दक्कन चला गया। और यहीं से असली कहानी में मोड़ आता है। 1724 ईस्वी में दक्कन में मुगल बादशाह ने मुबारिज खां को निजाम उल मुल्क के विरुद्ध भेजा था। क्या हुआ था? देखो, स्टोरी समझो। हैदराबाद में हुआ क्या था? हैदराबाद में जो आपके मोहम्मद शाह रंगीला थे, इन्होंने दक्कन में जो आपके मुगल बादशाह उस टाइम मोहम्मद रंगीला थे, मुगल बादशाह ने मुबारिज खां को भेजा था। किसके विरुद्ध? निजाम उल मुल्क के, क्योंकि निजाम उल मुल्क ने क्या कहा कि भाई मैं अब स्वतंत्र हूं, तो इसके विरुद्ध भेजा। दोनों में क्या होता है? यहाँ पर दोनों में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? शक्करखेड़ा का युद्ध होता है। शक्करखेड़ा का युद्ध हुआ कब? 1724 में। निजाम उल मुल्क यहाँ इस युद्ध में निजाम ने जो आपका मुबारिज खां था इसको हरा दिया। मुबारिज खां को हराया। इसके बाद निजाम उल मुल्क ने दक्कन पर अपना प्रभाव स्थापित किया। तो ऐसे ही 1724 में इसने क्या की? हैदराबाद की स्थापना की। हैदराबाद राज्य की क्या की? स्थापना की और स्वायत्तता की शुरुआत की। निजाम ने मुगल बादशाह को औपचारिक रूप से अपना अधिपति मानना पूरी तरह छोड़ा नहीं था, लेकिन व्यवहार में दक्कन का शासन उसके हाथ में आ गया। दक्कन का शासन क्या हुआ? इसके हाथ में आ गया। लेकिन व्यवहार में
तो आ गया इसका दक्कन इसके हाथ में, यानी कि दिल्ली क्या रह गया, नामात्र का अधिकार। हैदराबाद क्या हो गया, वास्तविक सत्ता निजाम के हाथ में थी। निजाम ने स्वतंत्रता कैसे मजबूत की भाई, निजाम उल मुल्क ने धीरे धीरे दक्कन में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की। उसने राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया, प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, सेना को मजबूत बनाया और महत्वपूर्ण अधिकारियों पर नियंत्रण रखा। स्थानीय शक्तियों से समझौते किए और दक्कन में अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाई। इस प्रकार हैदराबाद मुगल साम्राज्य के भीतर रहते हुए व्यवहार में स्वायत्त राज्य बन गया। लेकिन निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह को ही बादशाह मानता था। निजाम मुगल बादशाह को मानता क्यों था, रीजन तो ये भी आता है कि ये भाई क्यों मानता था। ये संघर्ष हुआ था, ये मैं आपको बता दूंगी बाद में। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निजाम जानता था कि मुगल बादशाह की प्रतिष्ठा अभी भी बहुत बड़ी थी, इसलिए उसने पूरी तरह विद्रोह करके स्वयं को स्वतंत्र सम्राट घोषित नहीं किया। मुगल बादशाह के नाम का इस्तेमाल जारी रखा। सिक्कों और प्रशासनिक औपचारिकताओं में मुगल सम्राट को सर्वोच्चता स्वीकार की जाती थी, लेकिन वास्तविक निर्णय दक्कन का निजाम खुद अपने आप लेता था। यानी कि निजाम उल मुल्क दक्कन के जितने भी फैसले होते थे वो खुद लेता था। और हम इस जो ये व्यवहारिक स्वायत्तता होती है, जो ये एक व्यवहारिक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इस व्यवहारिक स्वायत्तता को हम बोलते हैं डी फैक्टो ऑटोनॉमी, कह सकते हैं व्यवहारिक स्वायत्तता कह सकते हैं। फिर देखिए 1748 में क्या होता है, 1748 में आपके निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद समस्या क्या शुरू हुई, वही उत्तराधिकारी का संघर्ष। उसके बाद हैदराबाद में सत्ता के लिए उत्तराधिकारियों और अन्य दावेदारों के बीच में संघर्ष हो गया। यहीं से आपके फ्रांसीसी और अंग्रेजों को दक्कन की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है। फ्रांसीसी और अंग्रेज का हस्तक्षेप कैसे हुआ, 18वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार करने आए थे, पर भारत में केवल व्यापार नहीं कर रहे थे, वे भारतीय शासकों के उत्तराधिकारियों के झगड़ों में भी पक्ष लेने लगे। हैदराबाद में भी यही हुआ, जिसका रिजल्ट क्या निकला, उत्तराधिकारी का संघर्ष, भारी शक्तियों का हस्तक्षेप और फ्रांसीसी प्रभाव, अंग्रेजी हस्तक्षेप हुए। फिर देखिए उसके बाद जैसे इसके पुत्र और पोतों में लड़ाई हुई थी भाई, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में संघर्ष हुआ था। इसमें फ्रांसीसी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और यही आगे चलकर कर्नाटक की राजनीति और यूरोपीय प्रतिस्पर्धा का कारण बना, जो हम लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद आपके निजाम अली खां का उदय होता है। निजाम अली खां, जिसको हम आसफ जाह द्वितीय भी बोलते हैं। मैं अभी इस पेज को छोड़ती हूँ और मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ जहाँ मैंने हैदराबाद कर रखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके ये कंप्लीट निजाम थे भाई, आसफ जहाँ थे 1724 से 48, फिर नासिर जंग आए 1748 से 50, मुजफ्फर जंग आए 1750 से 51, सलाबत जंग आए 51 से 62, निजाम अली खां यानी कि आसफ जाह द्वितीय आए 1762 से 1803। तो जो ये निजाम अली खां का उदय हुआ ये कब से कब तक रहा, 1762 से 1803। आसफ अली द्वितीय या निजाम अली खां के टाइम पे हुआ क्या था, इस चीज़ को समझो। निजाम अली खां, जिसको हम आसफ जाह द्वितीय के नाम से जानते हैं, ये जब शक्तिशाली शासक बना, कब बना, 1762 से लेकर 1803 तक इसका शासन चला। इस टाइम हैदराबाद के सामने 3 चुनौतियां थी। हैदराबाद की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्या चुनौती थी, यहाँ पे आपकी मराठा शक्ति कमजोर मजबूत थी, अंग्रेज मजबूत हो रहे थे, मैसूर की शक्ति बढ़ रही थी।
ये तीनों पावर्स थी। निजाम ने अपनी सत्ता बचाने के लिए कभी अंग्रेज तो कभी अन्य शक्तियों से संबंध बनाए। जैसे आपके फिर अंग्रेजों के साथ निर्णायक मोड़ कब आता है इनका 1798 में। अब इस पड़ाव पे आगे कि 1798 में जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया, कौन, लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया, उसकी नीति क्या थी? इसकी नीति थी आपकी सहायक संधि। क्या नीति थी इसकी? सहायक संधि, यानी कि सब्सिडरी अलायंस था। निजाम अली खान ने 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसके बदले अंग्रेजों ने हैदराबाद को बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा देने का वादा किया, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकाई। क्या कीमत चुकाई? निजाम को हैदराबाद में अंग्रेजी सैनिक रखने पड़े, उन सैनिकों का खर्चा उठाना पड़ा, विदेशी शक्तियों से स्वतंत्र रूप से संबंध बनाने की क्षमता खोनी पड़ी और धीरे धीरे उसकी विदेश नीति अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। यानी 1724 में निजाम ने मुगलों से व्यवहारिक स्वतंत्रता हासिल की, लेकिन 1798 के बाद हैदराबाद अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। फिर देखिए, फिर इसके बाद जब आपकी 1800 में इसकी संधि होती है, संधि, और क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा। सहायक सेना का खर्च चुकाना निजाम के लिए कठिन हो गया, इसलिए 1800 ईस्वी में निजाम ने अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र सौंप दिया। इसको हम नाम देते हैं, इस संधि को कैडेड टेरिटोरीज, ठीक है, इसके रूप में इसको जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों का प्रभाव और मजबूत हो गया। फिर भी हैदराबाद क्यों बचा रहा? क्योंकि हैदराबाद ब्रिटिश राज्य का सीधा हिस्सा नहीं था, ये एक देसी आपके रियासत के रूप में, यानी कि प्रिंसली स्टेट के रूप में बना रहा। निजाम के पास आंतरिक प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, दरबार, अपनी प्रशासनिक संस्थाएं, ऐसी शक्तियां थी, लेकिन अंग्रेजों का सर्वोच्च नियंत्रण था, यानी कि पैरामाउंटेंसी किसके पास थी? अंग्रेजों के पास थी। सर्वोच्च नियंत्रण अंग्रेजों के पास था। फिर 1857 में जब विद्रोह हुआ, तो उत्तर भारत में विद्रोह हो रहा था, तो हैदराबाद के अंग्रेजों ने क्या किया? हैदराबाद के निजाम ने इसने अंग्रेजों का साथ दिया भाई। दे दिया इसने अंग्रेजों के साथ, उसके संबंध और मजबूत हो गए। बाद में ब्रिटिश सरकार ने निजाम का विशेष सम्मान, उसको उपाधियां दी। तो पूरी कहानी क्या थी भाई? देखो, हमने समझ लिया कि कैसे क्या हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट डेट क्या है, और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि भाई 1948 में हैदराबाद ब्रिटिश सर्वोच्च के अधीन था। 1947 में आपका भारत स्वतंत्र हो गया था। 1948 में यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया और पुलिस कार्रवाई भी हुई थी। एट लास्ट 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में क्या हो गया? विलय हो गया था। ठीक है, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था इसको। अब देखिए, अब हम हमारे एक बार नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, नोट्स करने बहुत ज़रूरी है। स्थापना तक हो गया था, आपको इतना करवाने की जरूरत नहीं थी। एक बार इनका ये देख लीजिए कि कौन कौन से वो थे। तो देखिए, इस निज़ाम अली खान के बाद कौन आए थे? सैफ अली खान। सैफ अली खान आपके रहे थे। ये सैफ अली खान नहीं जो पटौदी नवाब हैं, 1803 से 1829 तक। सिकंदर जहां आपके 1829 से 1857 तक। अफजल उद दौला 1857 से 1869 तक। मीर महमूद अली खां 1869 से 1911 तक। और मीर उस्मान अली खां 1911 से 1948 तक। इनके संबंध कैसे थे अंग्रेजों से? प्रारंभ में तटस्थ नीति अपनाई। 1798 में निजाम अली खां द्वितीय ने लॉर्ड वेलेस्ली से सहायक संधि कर ली। इसके तहत अंग्रेजों को एक स्थायी सेना हैदराबाद में रखी गई। निजाम को स्वतंत्रता सीमित हो गई और राज्य अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। हैदराबाद 1724 में निजाम उल मुल्क द्वारा स्थापित हुआ। धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त की और अंग्रेजों की सहायक संधि के कारण स्वतंत्रता सीमित हो गई और 1948 में इसका भारत में विलय हो गया। लेकिन आगे देखिए, अब देखो मुख्य घटनाएं क्या घटी। मुख्य घटनाएं घटी भाई 1724 में स्थापना हुई, प्रशासनिक सुधार हुए, स्वतंत्रता की नींव रखी गई, अपने भाइयों से संघर्ष हुआ, 1750 में मारा गया, फ्रांसीसी सहयोग से गद्दी पर बैठा और 1751 में मारा गया।
अंग्रेज के सहयोग से सत्ता संभाली और 1757 में कलाइव से संधि कर ली। राज्य को स्थिरता दी और मराठों एवं मैसूर से संघर्ष हुआ। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली से सहायक संधि की, सबसे डायरी अलायंस किया और फिर उसके बाद अपेक्षाकृत शासन आपका इसका क्या रहा, थोड़ा शांतिपूर्ण रहा। फिर राजस्व और प्रशासन में सुधार का प्रयास किया। 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की और वफादार कहलाया अंग्रेजों का जब ये वफादार कहलाया तो उसके बाद अंतिम निजाम 1748 तक शासन करता रहा धीरे धीरे। 1748 में इसका भारत में विलय कैसे हुआ, अब हम इस चीज़ को देखेंगे। अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खां स्वतंत्र रहना चाहता था। कौन? मीर उस्मान अली खां। उसने भारत में विलय से इनकार कर दिया तो रजाकार नामक संगठन बनाया। कौन सा संगठन बनाया था? रजाकार संगठन बनाया। सितंबर 1948 में भारत में ऑपरेशन पोलो स्टार्ट करवा दिया। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद में आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे, अब हमारा जो बंगाल था, वैसे मैं आपको बंगाल कंप्लीट करवा चुकी हूँ और हैदराबाद के जो आपके युद्ध हुए थे वो भी मैं आपको करवाऊंगी। टीपू सुल्तान और इनका कंप्लीट हम देखेंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इस चीज़ को समझना ज़रूरी था कि बेस क्या है इस चीज़ का। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।